अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कायनाती डिस्कशन की एपिसोड 21 के अंदर आपको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि मौजूदा वीडियो हम आपके सवालात पर बनाएंगे, जो आप लोगों ने सवालात हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए भेजे। तो आज हम उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस ज़मन में हमें काफ़ी ज़्यादा सवालात मौसूल हुए, तो उनमें से फ़लकियाती दुनिया टीम ने कुछ सवालात को सिलेक्ट किया है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर नामी यूट्यूब चैनल से मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के चैनल पर आपको बहुत से पेचीदा अमराज के मुतल्लिक मालूमात मिलेंगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब अदवायात के साथ साथ होम रेमेडीज़ के ज़रिए भी इलाज का तरीक़ाकार बताते हैं। आप इनसे मुख्तलिफ़ अमराज के मुतल्लिक बराह रास्त रहनुमाई भी ले सकते हैं। इनका चैनल विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपनी वीडियो की जानिब वापस आते हैं। सबसे पहला सवाल हमें रिजवान अहमद साहब की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्हें पूछा है कि आजकल आसमान पर कौन से प्लैनेट दिखाई देते हैं, इनकी निशानदही का कोई तरीक़ाकार है। रिजवान साहब, ऐसा है कि आसमान पर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ सितारे दिखाई दे रहे होते हैं। आजकल अगर आप जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो वो ऐन उस जगह पे मौजूद हैं कि मतलब हमारा सूरज जो है वो दरमियान में आ जाता है, इस साइड पे ज़मीन है और दूसरी तरफ जो है जुपिटर और सैटर्न मौजूद हैं, जिस वजह से जुपिटर और सैटर्न तो आजकल हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो तकरीबन सूरज के साथ साथ तुलू हो रहे होते हैं। जबकि जो मरीख और वीनस है वो आजकल सुबह के वक्त हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तकरीबन 4-1 बजे के करीब वो तुलू होना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल आसमान पर मरीख और सियारा ज़ोरा दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, इनको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? इनको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि अमूमन जो तारे होते हैं वो चमक रहे होते हैं, वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, जबकि जो सियारे होते हैं वो ब्लिंक नहीं कर रहे होते हैं। उनकी जो रोशनी होती है वो स्टैटिक होती है और बड़े ही वो आसमान पे बकाया तारों की निस्बत अलग से लग रहे होते हैं। बल्कि जो लोग अभी नए नए फल्कियात को सीख रहे हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल पर अगर स्टार वॉक 2 नामी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसके ज़रिए आप कैसे मालूम कर सकते हैं, आसमान पे अपने मोबाइल को आसमान की जानिब करेंगे तो आपको बता देगा कि जो कैमरे पे दिखाई दे रहा है वो कोई सितारा है या फिर सियारा है। अगर सितारा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या सियारा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या नाम है। तो ये चीज़ आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी मालूम कर सकते हैं। शुरू में अगरचे आपको इसी तरह देखना पड़ेगा, उसके बाद एक वक्त आएगा कि आपको सियारों और सितारों के नाम ज़ुबानी मालूम हो जाएंगे। आप ज़ुबानी देख के जो है बता दिया करेंगे कि ये कौन सा सियारा है, ये कौन सा सितारा है। इसके बाद अगला सवाल इंतसार साधु साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि शाज़े भाई वॉयेजर 1 और 2 को 1977 में लॉन्च किया गया, इसके बाद इस तर्ज का कोई मिशन क्यों नहीं लॉन्च किया गया? क्या मुस्तकबिल में ऐसा कोई मिशन लॉन्च करने का इरादा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लैरिफाई करना इंतहाई ज़रूरी है कि वॉयेजर 1 और 2 अपनी नौइयत के बिल्कुल कोई मुनफरिद मिशन नहीं थे, बल्कि एक न्यू होराइज़न नाम का भी एक मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पियोनियर 1 और 2 के नाम से भी 2 मिशन लॉन्च किए गए थे। तो बेसिकली ये 5 मिशंस हैं जो निज़ाम शमसी से बाहर जा रहे हैं। इनमें से वॉयेजर 1 और 2 के साथ तो हमारा रब्ता है, न्यू होराइज़न के साथ भी है हमारा रब्ता। बल्कि आपको याद होगा कि 2015 के अंदर प्लूटो की, फिर 2019 के अंदर अल्टीमा थ्योले की जो पिक्चर्स हमारे पास आई थी वो न्यू होराइज़न ने खींची थी, और ये बड़ी ही कमाल की पिक्चर्स थी। और ये पहली बार था कि हमने प्लूटो को और अल्टीमा थ्योले को हमने इतने ज़बरदस्त अंदाज में हमने देखा था। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसे आप ज़ेबनामा यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं, अल्टीमा थ्योले के हवाले से, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अल्टीमा थ्योले क्या है। अच्छा, अब वॉयेजर 1 और 2 की तर्ज के मिशन अब हम दोबारा क्यों नहीं लॉन्च करें, ये एक बड़ी अहम मतलब बात है। उसकी वजह यह है कि 1970 और 1980 के दरमियान में जो ये एक 10 साल का पीरियड था, इसके अंदर आप ये कह लें कि एक ऐसा वक्त आया कि जब तमाम के तमाम सियारे अलाइन हो गए थे, यानी निज़ाम शमसी के एक साइड पे आ गए थे। तो ऐसा तकरीबन 250 साल में एक मरतबा होता है। तो ये एक ऐसा हमारे पास मौका था कि अगर हम इस दौरान किसी सेटेलाइट को लॉन्च करते तो ये तकरीबन तमाम सियारों से होके गुज़रता और हमें काफ़ी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मुहैया करता। तो लिहाजा इस लॉन्च विंडो का इंतखाब किया गया। तो अब अगर हम लोग कोई ऐसा मिशन लॉन्च करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो यूरेनस या नेपच्यून या प्लूटो के लिए स्पेसिफ़िक होगा, वो तमाम सियारों को क्रॉस करके नहीं गुज़रेगा। तो अभी हम लॉन्च कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी
मुमकिन है कि ऐसे मिशन लॉन्च किए जाएं जिसमें यूरेनस और नेपच्यून वगैरह की जानिब अगर हम कोई मिशन भेजते हैं और फ्लाई बाय मिशंस होते हैं तो इससे हम वाइजर 1 और 2 की तरह ही हम देखेंगे कि वो निज़ाम शमसी से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो वाइजर 1 और 2 हैं इस वक्त हमारे निज़ाम शमसी से बाहर निकल रहे हैं, बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले पता चला था कि वो निज़ाम शमसी से बाहर निकल चुके हैं। तकरीबन 40,000 साल के बाद वो एक सितारे के करीब से गुजरेंगे और तकरीबन 1 नूरी साल के फासले से वो गुजरेंगे। तो वो जो सितारा है उसका नाम भी अभी आप स्क्रीन पे अपनी देख रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि 40,000 साल बाद उस वक्त हमारी जो है हड्डियाँ भी जो है ख़त्म हो चुकी होंगी, लेकिन इंसानी हाथों की बनाई हुई मशीन कायनात को तस्ख़ीर करने में मसरूफ़ होगी। अभी उम्मीद है कि 2025 तक ये हमें सिग्नल भेजते रहेंगे वाइजर, या 2036 तक का भी अभी आ रही है डेट्स के, 2036 तक हो सकता है हम इनको ट्रैक कर सकें, उसके बाद जो है हम इसको ट्रैक ना कर पाएँ, ये इतने दूर हमसे चले जाएँ। इसके बाद अगला सवाल है जाहिद ख़ान मरवत साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि सर अगर कोई एलियंस हमारे साथ रब्ता करना चाहें तो हम इंसानों को क्या प्लानिंग है इसके लिए? हम इंसानों की इस लिहाज से फ़िलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। ज़ाहिर बात है अगर कोई एलियन हमसे रब्ता करता है, अभी तो अनएक्सपेक्टेड सी बात है, हम काफ़ी अरसे से कई दहाइयों से हम लोग ऐसे सिग्नल्स को हम ढूंढ रहे हैं। अगर कोई नियरेस्ट स्टार से भी अगर कोई एलियन हमसे रब्ता करता है तो उसको हम तक पहुँचने में हज़ारों साल का अरसा लगेगा, अगर उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हुई जदीद जो हमारे पास है। तो क्योंकि हमारे जो पड़ोसी सियारे हैं वहाँ पे तो हमें अभी फ़िलहाल कोई ऐसे एलियंस नहीं मिल पाए। वीनस हो गया, मार्स हो गया, और ये जो जुपिटर के चांद हैं, सैटर्न के चांद हैं, यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली। अगर नियरेस्ट स्टार से अगर हमें मिलती है या किसी भी सितारे से अगर हमें कोई सिग्नल मौसूल होता है तो उस मखलूक को हम तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अरसा चाहिए होगा। तो लिहाजा भी हमारे पास वक्त है काफ़ी। इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर हम उनसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो आएगी वो ये आएगी कि हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि जो एलियंस हैं तो वहाँ पे कौन सी मखलूक जो है कितनी ताकतवर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एलियन वहाँ से आते हैं और ज़मीन पर आके लैंड करते हैं तो वो आके जब यहाँ पे बिल्ली या कुत्ते या किसी दूसरे जानवर को जब देखेंगे तो अब वो इंसानों में और उस जानवर में कैसे फ़र्क आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, मैं अमूमन ऐनक पहन रहा होता हूँ, ठीक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो वो जो मखलूक होगी वो कैसे ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये इनके जिस्म का ही हिस्सा है या ये इनके जिस्म से अलग है। तो ये काफ़ी इस टाइप की चीज़ें होंगी। फिर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी ज़ुबान बोली जाएगी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आती हैं। तो लिहाजा फ़िलहाल हमारे पास ना तो हमें कोई ऐसा सिग्नल मिला है, ना ही हमारी कोई ऐसी फ़िलहाल तैयारी है कि बंदा कहे कि अगर वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे तो हम क्या करेंगे। कभी ऐसा कोई सिग्नल आया तो मेरा ख़्याल है कि ये इंसानी तारीख़ की और साइंसी तारीख़ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। इसके बाद अगला जो सवाल है वो हमें मिला है अब्दुल हकीम साहब की तरफ से। सर अगर आज हमारी ज़मीन उल्टी घूमना शुरू कर दे तो उसके क्या असरात होंगे, क्या हमें एहसास होगा? हमारी जो ज़मीन है वो अगर उल्टी घूमना शुरू हो जाए तो इसमें कुछ बातें हैं कि कैसे उल्टी घूमेगी। हम जानते हैं कि वीनस जो है वो जिस डायरेक्शन में ज़मीन स्पिन कर रही है उससे उलट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। मतलब ज़मीन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, आप अगर वीनस पे होंगे तो आपको मगरिब से सूरज तुलू होता दिखाई देगा, वहाँ पे डेली ये हो रहा है। अब क्या ख़्याल है हमारा कि क्यों ऐसा हुआ? फ़िलहाल हमें हतमी तो मालूम नहीं है, लेकिन ख़्याल किया जाता है कि आज से अरबों साल पहले जब हमारा निज़ाम शमसी मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थरों से भरा हुआ था तो उस दौरान हर सियारे का किसी न किसी बड़े पत्थर से, बड़े सियारे से टकराव हुआ। जैसे ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि इसका प्लूटो के साइज़ के एक प्लैनेट से टकराव हुआ जिसको हम थिया कहते हैं। तो उस दौरान हमारा चाँद बन गया। मार्स के बारे में है कि इसका जब टकराव हुआ तो मार्स के ऊपर बाकायदा बोरेलिस बेसन के नाम से एक फ्लैट जो है, आप कह लें कि खड्डा कह लें, मैं आपके आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, तो उसके बारे में है कि उसके नॉर्थ पे जो इतना बड़ा एक इम्पैक्ट है वो इसीलिए बना हुआ है। इसी तरह वीनस के बारे में ख्याल किया जाता है कि आज से अरबों साल पहले एक सियारा आके वीनस से टकराया था, जिसकी वजह से वीनस थोड़ी देर के लिए उसने मूवमेंट रोकी और उसके बाद वो उलट घूमना शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से वहाँ पे आप कह लें कि सूरज मगरिब से निकलता है। अब
मेन बात यह है कि क्या ऐसा कोई इम्पेक्ट अगर ज़मीन पे होता है तो क्या ज़मीन सरवाइव कर पाएगी। ज़मीन तो चले सरवाइव किसी ना किसी तरह कर लेगी, लेकिन ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसका ख़ात्मा हो जाएगा उसी वक्त। इसके अलावा ये इसका पहला सिनेरियो है कि अगर हम कहते हैं कि ज़मीन उल्टी घूमना शुरू हो जाए तो उसका क्या साइंसी तनाजुर होता है कि सबसे पहले तो ज़मीन से ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और ज़मीन जो है आग का गोला बन जाएगी। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ज़मीन पर अगर जियोमैग्नेटिक रिवर्सल हो जाए। अब हमें पता है कि यानी जो पोल्स हैं हमारे वो फ्लिप कर जाएं, जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाए और साउथ पोल हमारा नॉर्थ पोल बन जाए। ऐसा 1 लाख साल बाद या 10 लाख साल के बाद, ये एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, आप गूगल पे जियोमैग्नेटिक रिवर्सल लिखेंगे तो आपको उस पर कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। तो ऐसा होता रहता है। हमने जो ज़मीन की जियोलॉजी है उसके ऊपर जब तहकीकात की गई हैं तो हमें ये सबूत मिले हैं कि ऐसा ज़मीन के ऊपर वक्त आता है कि हर कुछ लाख साल के बाद जो ज़मीन का नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाता है और ज़मीन का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल बनता है, यानी फ्लिप हो जाते हैं। इस सूरत में अगर देखा जाए तो ज़मीन घूमेगी तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन चूँकि अब नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्लिप कर गए हैं तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो सूरज है वो मगरिब से तुलू होना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जो परिंदे हैं वो ये जो अर्थ की मकनातीसी मैदान है इसके सहारे इसको डिटेक्ट करके ये अपने पाथ मुतय्यन करते हैं। तो ये पूरा एक जो सिस्टम है ज़िंदगी का ये मुतासिर हो सकता है अगर कुछ ऐसा वाक़या होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम ये कब वाक़या होगा फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें अभी इसकी जो मेन रीज़न्स है वो हमें इस वक्त मालूम नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है कासिम ख़ान साहब का कि क्या आप लाहौर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे फ़ल्कियात के हवाले से। कासिम साहब, हम लोगों ने अभी कुछ अर्सा पहले इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए थे। हम लोग साहिवाल आए थे, हम लोग पाक पतन शरीफ आए थे, हम लोगों ने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए थे। इन फ्यूचर हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ भी है प्लान, लाहौर की तरफ भी हमारा आने का प्लान है। असल में स्पेस साइंसेस ग्रुप और फ़ल्कियाती दुनिया ग्रुप जो है मिल के ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जब कभी हमें कहीं से इनवाइट किया जाता है तो हम लोग लाजमी आते हैं। तो इस हवाले से जब कभी लाहौर हमारा आना होगा तो इंशाल्लाह हम लोग लाजमी बताएंगे। और जब कभी इवेंट ऑर्गेनाइज़ होगा आपको ज़ेबनामा यूट्यूब चैनल पे भी फ़ल्कियाती दुनिया जो फेसबुक ग्रुप है, इसके अलावा स्पेस साइंसेस जो ग्रुप है जो अब्दुल वहाब चला रहे हैं, उनके ऊपर भी हम आपको बताएंगे लाजमी। इसके बाद अगला सवाल है अबू बकर साहब का कि सर क्या इस यूनिवर्स के अलावा कोई और यूनिवर्स भी है। अभी हम लोग अपनी यूनिवर्स से बाहर नहीं देख सके, बल्कि हम अपनी यूनिवर्स को मुकम्मल भी नहीं देख पाए। हम लोग यूनिवर्स को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं कंप्लीट यूनिवर्स और एक को हम कहते हैं ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स। ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स जो है कायनात का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग देख पाते हैं। जो उससे बाहर की कायनात है वो कितनी बड़ी है हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि हम ताकतवर से ताकतवर टेलीस्कोप के ज़रिए भी हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि जो उस हिस्से से नॉन ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स के हिस्से से जो लाइट चली है वो भी हम तक नहीं पहुंच पाई और ना कभी पहुंच पाएगी। तो यानी यूनिवर्स इतनी बड़ी है, तो जब हम अपनी यूनिवर्स से बाहर नहीं देख पाए तो हम किस तरह मल्टीवर्स का कह दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी साइंस के अंदर ऐसा कोई फ़िलहाल हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है एडिसन गैरी लेरी का, अगर अचानक से कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे हमारी दुनिया तबाह हो जाती है तो क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कुछ जानदारों या इंसानों को बचा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में कह रहे हैं कि हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर तो कोई कॉमेट आके ज़मीन से टकराता है, बिलफर्ज हमें अमूमन तो होता ही है कि जब कॉमेट या कोई शहाबिया ज़मीन की जानिब आ रहा होता है, स्पेशली अगर कोई कॉमेट या शहाबिया सूरज का चक्कर लगा के ज़मीन की तरफ आ रहा है ना, तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से अमूमन उसकी डिटेक्शन नहीं हो पा रही होती। तो या अगर वो सूरज की तरफ जा रहा है और ज़मीन के मदार को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इस सूरत के अंदर भी हम लोग जब वो करीब आता है तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो शहाबिया या दुमदार सितारे काफ़ी साइज़ में छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते कि हम उनको बाकायदा डिटेक्ट कर लें कहीं दूर से। तो अमूमन यही होता है कि जब कोई चंद महीने रह जाते हैं किसी शहाबिये को ज़मीन का मदार क्रॉस करने में, तो तब जाके हमें पता चलता है कि भाई ये ज़मीन के मदार को क्रॉस करेगा, ठीक है। या कोई
पत्थर या कोई शहाबिया बहुत बड़े साइज़ का हो और वो ऑलरेडी सूरज के गिर्द पहले भी चक्कर लगा चुका हो या ज़मीन के करीब से गुजर चुका हो, तो हम उसका मदार कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं कि अगली मरतबा ये कब गुजरेगा और ज़मीन उस वक्त किधर होगी। तो अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, हमें चंद सालों का हमें मौका मिल जाता है, तो फिर तो मुमकिन है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना के इंसानों की एक आबादी को खला के अंदर शिफ्ट करने का कोई प्लान बनाया जा सके। और उसमें भी होगा कि 1% से भी कम आबादी ही मतलब शिफ्ट हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पेस का जो स्पेस ट्रैवलिंग है इतना कोई सस्ता काम नहीं है। तो इस वजह से जो ज़मीन पर जानदार हैं, अच्छे खासे जानदारों का 99% से भी ज़्यादा जो जानदार हैं उनका सफाया हो जाएगा अगर कोई ऐसा इम्पेक्ट होता है। और अगर कोई ऐसा इम्पेक्ट होता है कि जो मतलब हमें पता चलता है कि भाई 2-3 महीने का वक्त है और एक जो सियाचा है या एक शहाबिया आके टकराने वाला है, तो ऐसे इम्पेक्ट की सूरत के अंदर कोई ऐसा हमारे पास मिशन नहीं है कि उसको हम जल्दी में लॉन्च करें और जानदारों की किसी खेप को हम बचा सकें। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो भी ज़मीन से 400 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो भी ऐसे किसी इम्पेक्ट के अंदर जो है मुतासिर होगा। तो ना ही हमारे पास कोई ऐसा मिशन है कि इतनी इमरजेंसी के अंदर हम लोग चाँद पे चले जाएं या मरीख पे चले जाएं, क्योंकि मरीख और चाँद की जो मिशंस होते हैं इनको सालों लग जाते हैं लॉन्च करने के लिए। फिर वहाँ पे पहुँच के वो इंसानों का ग्रुप कैसे सर्वाइव करेगा, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवालात हैं, उनका हमारे पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा हम जानदारों को क्या बचा पाएंगे, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन शायद 100 साल के बाद हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि हम बचा पाएँ। इसके बाद अगला सवाल है कि मोहम्मद अकील साहब का कि सर न्यूट्रॉन स्टार इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है जबकि उसमें फ्यूजन रिएक्शन ना होने के बराबर होता है और उसका टेम्परेचर भी कम होता है। अच्छा जी, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है इसमें फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा होता। सेकेंडली इसका जो टेम्परेचर है वो जब नया न्यूट्रॉन स्टार बनता है तो उस दौरान करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसका टेम्परेचर होता है, या लाखों डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है कि जब सूरज से 3 गुना बड़ा सितारा जब धमाके से फटता है तो वो अच्छा खासा जो मादा है वो खला में बिखेरता है, पीछे जो उसका कोर रह जाता है, सूरज को आप 3 गुना उसका आप कर लें, मैस कर लें, तो उतना जो कोर है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और 20 किलोमीटर जितने एक पत्थर का रूप धार लेता है। अब इस सूरत में क्या होता है कि वो जो कोर होता है इस सारे ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यानी हीट में कन्वर्ट होती है और यानी बड़ा ही गर्म होता है वो जो कोर होता है पीछे न्यूट्रॉन स्टार का। तो तकरीबन 1 लाख साल तक जो है वो शदीद गर्म रहता है, उसके बाद वो रफ्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि न्यूट्रॉन स्टार जो है वो ठंडा नहीं होता, बल्कि वो शुरू में शदीद गर्म होता है और वक्त के साथ साथ वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसमें सेकेंडली किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता है, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ज़रिए यानी हम मुख्तलिफ रेडिएशंस के ज़रिए डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो उसके अंदर से हीट निकल रही होती है। और इसके अलावा चूँकि वो सूरज जितना जो मैस है, सूरज से 3 गुना ज़्यादा मैस को अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है कि अगर आप मैस ज़्यादा होगा और फैला हुआ होगा तो जो स्पिन करने की रफ्तार होती है वो सुस्त होती है। अगर उसी मैस को आप एक जगह पे जमा कर लेते हैं तो स्पिन की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। तो न्यूट्रॉन तारा ऐसा स्टार होता है जो 1 सेकंड के अंदर सैकड़ों बार जो है रोटेट कर रहा होता है। तो इसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अमूमन हम जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक बीम के ज़रिए ही हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं।